भविष्य का वो समय जहाँ पृथ्वी पर आधे से ज्यादा आबादी खत्म हो चुकी थी, सिर्फ गिने चुने लोग बचे हुए होते हैं। लेकिन उस शांति में कुछ ऐसे खतरनाक क्रिएचर्स भी मौजूद थे जो इंसानों को पकड़कर उन्हें कच्चा खा जाते हैं। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक टूरिस्ट बस को दिखाते हुए जो रात के समय पैसेंजर्स को अपनी डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जा रहा था। लेकिन जब हमें उस टूरिस्ट बस के अंदर दिखाया गया तो उसमें सिर्फ 2 ही पैसेंजर्स थे। उनमें से एक पैसेंजर का नाम एडी तो दूसरे का नाम एना होता है। चौंकाने वाली बात थी कि वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनके सीट्स के बीच में काफी डिस्टेंस भी होता है। एडी तो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और वहीं एना हॉस्पिटल में नर्स होती है। लेकिन एडी पता नहीं क्यों एना को बार बार देखते जा रहा था। एना तो बेचारी इन चीजों पर ध्यान नहीं देती और अपनी किताब पढ़ने लगती है। अब बस में बार बार झटके लग रहे थे और एक झटका इतना तेज लगा कि उसकी किताब नीचे गिर गई। एना बुक को उठाने जाती है तभी एडी वहां आकर उसकी मदद कर रहा था। इसने एना को किताब उठाकर दे दी और साइड वाले सीट पर बैठकर उससे कई सारी बातें करने लगा। एना भी अब यहाँ एडी से बातें करने लग जाती है और वो दोनों अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ मोमेंट शेयर कर रहे थे। हैरान कर देने वाली बात ये पता चली कि वो दोनों एक ही शहर से बिलोंग करते हैं। ये शहर मेन सिटी के काफी बाहर था और बहुत ही छोटा होता है। इन सारी चीजों के बावजूद एना को नहीं समझ रहा था कि उसने एडी को क्यों नहीं पहचाना। खैर इन चीजों को छोड़कर वो और भी सारी चीजें डिस्कस करने लगे। एडी तो अब एना के साइड में बैठकर उसे उसके द्वारा बनाई गई कई सारी पेंटिंग्स दिखाता है और वो सभी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। यानी कि एडी ड्राइंग बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। एना तो एडी पर भरोसा करने लगी थी और यही समझती है कि ऑब्वियसली वो कोई बुरा आदमी नहीं है। दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो चुकी थी। सब कुछ देखकर लग रहा था कि ठीक चल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उस बस का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। बस पूरी तरीके से पलट जाती है और सीन एकदम ब्लैंक हो जाता है। अब यहाँ कुछ समय बाद हमें एना दिखाई गई जो अपने घर में लेटी हुई थी। उसका पूरा बॉडी पेन कर रहा होता है और वो कई देर से सो ही रही थी। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो धीरे धीरे उठती है। तुरंत ही वो वॉशरूम में गई फ्रेश होने के लिए। उसे जल्द से जल्द अपनी जॉब के लिए भी निकलना था। पर यहाँ मिरर में जब वो नोटिस करती है तो उसके आर्म पीट के बाल बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हैं। एना तो इन चीजों के बारे में ध्यान रखती है और ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से वो सो ही रही थी। एना को ये बात थोड़ी सी स्ट्रेंज लगती है पर अब वो सारे काम खत्म करके तुरंत ही निकल पड़ी अपने जॉब के लिए। लेकिन कार में जब वो रोड पर आगे बढ़ रही थी तो चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। ना ही कोई इंसान दिखाई दे रहा होता है और ना ही कोई जानवर या पक्षी। सब कुछ एकदम ब्लैंक सा हो गया था। किसी के भी घर में एक इलेक्ट्रिसिटी की लाइट भी नहीं जली होती। अब ये पूरा मोमेंट इतना ज्यादा डरा देने वाला था कि एना कुछ सोच नहीं पाती। वो तो आवाज भी लगाती है लेकिन इसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। इस मोमेंट पर एना को सच में कुछ समझ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। पर आखिरकार वो अपने आप को दिलासा देते हुए हॉस्पिटल पहुंच गई और अपने काम पर आगे बढ़ने लगी। यहाँ पर भी प्रॉब्लम की बात ये हो जाती है कि कोई भी नहीं था हॉस्पिटल में। ना एक भी नर्स होते हैं और ना ही कोई पेशेंट। हॉस्पिटल पूरा एकदम सुनसान था और एकदम अंधकार में डूबा हुआ। अब तो ये देखकर एना का दिमाग और चकराने लगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। कहीं वो सच में सपना तो नहीं देख रही है। कुछ देर में ही उसका सब्र एकदम जवाब देने लगा और वो सोचती है कि वो घर पर चली जाएगी। बड़े पैनिकिंग मोड में वो कार लेकर घर पहुंचती है और सोने चली जाती है। उसे लग रहा था कि थोड़ी देर आराम करने के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये उसका एक्चुअल में बुरा सपना ही है जो उसे परेशान कर रहा है। लेकिन उसे क्या पता कि रियलिटी तो कुछ और ही थी। अब यहाँ बहुत मुश्किल से एना सोने की कोशिश करती है लेकिन तभी एक घर से कुछ आवाज आने लगी। वो आवाज बहुत तेज हो रही थी इसीलिए एना उठकर एक लकड़ी ले लेती है और उस घर की तरफ बढ़ने लगती है चेक करने के लिए। शॉकिंग बात ये पता चली कि सामने की तरफ वही इंसान यानी कि एडी मौजूद है और उसके साथ भी सेम एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जैसा कि एना के साथ हुआ था। एडी एना को समझाने लगा कि लास्ट टाइम जब बस में उनका एक्सीडेंट हो गया था तो उसके बाद डायरेक्टली जाकर उसने अपनी आंख इस घर में जाकर खोली और वो भी नोटिस कर पा रहा है कि आसपास कोई भी नहीं मौजूद है। सभी इंसान, पशु पक्षी और सभी लोग एकदम से गायब हो चुके हैं। आखिर इस शहर में हुआ क्या, वो दोनों ही कंफ्यूज थे। आसपास घूमकर आवाज लगाने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता तो वो दोनों पुलिस स्टेशन जाने का डिसाइड करते हैं। शायद वहाँ पर कुछ मदद मिल जाए और इस बारे में वो उन्हें बता सके। पर अफसोस यहाँ भी उन्हें निराशा ही मिलती है। पुलिस स्टेशन एकदम पूरी तरीके से खाली ही था। पुलिस स्टेशन में भी रेडियो पर कांटेक्ट करने पर भी कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। जरा भी सिग्नल वहाँ पर तो मौजूद ही नहीं था। एडी को तो छानबीन के दौरान एक ड्रॉअर में गन भी मिली जिसे कि वो अपने पास रख लेता है। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है कि अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो इससे वो अपनी प्रोटेक्शन करेंगे। एना बेचारी और भी ज्यादा कंफ्यूज होते जा रही थी कि क्या हो रहा है। आखिर शहर के बाकी लोगों को हुआ क्या जो वो इस तरीके से शहर को ही खाली करके चले गए। अब एना और एडी कार में बैठ जाते हैं और शहर से दूसरी तरफ जाने के लिए निकलते हैं। उनका यह अंदाजा था कि अगर शहर में इतनी बुरी चीजें हो रही हैं तो वो यहाँ से दूर चले जाएं। पर थोड़ी ही देर में उन्हें अपनी कार रोकनी पड़ती है क्योंकि उनके सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा काला धुआं मौजूद था। ये काला धुआं इतना डार्क होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।
एना तो एकदम चौंक गई और एडी बाहर आकर देखने लगा। वो धीरे धीरे उस काले धुएं के पास आता है और नोटिस करता है कि ये कुछ अजीब सा है। आखिरकार जब एडी उस काले धुएं को जाकर टच करता है तो उसके हाथ अजीब तरीके से काले पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो अजीब सा काला धुआं उनकी बॉडी पर कुछ असर कर रहा है। एडी ने तो कार लेकर अंदर जाने का प्लान एकदम से कैंसिल कर दिया और वापस एना के पास आकर बैठ गया। वो एना को यही बताता है कि ये कुछ ऐसी खतरनाक चीज है जो धीरे धीरे शहर को अपने कब्जे में ले रही है। हमें इनसे किसी भी हालत में बचना होगा और इसके बारे में जानना होगा। एना पहले से ही इतना ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए एडी उसे लेकर सीधा एक बिल्डिंग के टॉप पर चला है। टॉप से वो साफ देख पा रहे थे उस पूरे धुएं को जो शहर के चारों तरफ फैला हुआ होता है और धीरे धीरे शहर के बचे हुए हिस्से को भी अपने अंदर समा रहा है। ये मोमेंट इतना ज्यादा खौफनाक था कि एडी को भी डर लगने लगा। उनके दिमाग में सिर्फ इतना ही चल रहा था कि क्या वो जिंदा भी हैं या फिर मर गए, क्योंकि जो चीजें उनके आसपास हो रही थी वो बिल्कुल भी अनबिलीवेबल होती हैं। अब यहाँ वो दोनों कार लेकर और भी ज्यादा शहर के अंदर जा रहे थे, तभी उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया। ये रेस्टोरेंट बहुत ही अजीब लग रहा होता है। जहाँ बाकी सारे शॉप एकदम से बंद पड़ गए थे, ये रेस्टोरेंट खुला हुआ था। तो अब एना और एडी यही पता करने के लिए उसके अंदर चले जाते हैं और अचानक एक सच्चाई पता चली। वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे जो अपने डेली रूटीन फॉलो करते हुए खाना खा रहे होते हैं। एना एकदम हैरान होकर धीरे धीरे आगे जा रही थी और पता चला कि ये 19th सेंचुरी का समय चल रहा है। वो समय जब एना छोटी हुआ करती थी। थोड़ा सा और डेस्क के आगे जाने के बाद पता चला कि उस जगह पर एना का छोटा वाला वर्जन भी है, जो उस समय अपनी मदर के साथ यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने आया करती थी। आखिर ये अनजान सी चीजें क्या हो रही हैं और कैसे वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच गई, ये सब फिलहाल के लिए तो एकदम रहस्य होता है। दूसरी तरफ एडी को भी कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी और उसे तो एक कार्निवल का पेपर में मिलता है। उस कार्निवल में जब वो नोटिस कर रहा था तो टीवी पर कई सारे न्यूज चैनल चल रहे थे और ये न्यूज चैनल 19th सेंचुरी में आते थे, जो कि एडी को बहुत पसंद होते हैं। यानी एडी भी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस कर रहा है। एना जो अंदर रहकर एकदम घबरा रही थी, उसने जैसे ही अपनी मदर को टच करने का ट्राई किया तो सब कुछ वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है। यानी वो रेस्टोरेंट भी एकदम से खाली था और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब एना को लग रहा था कि ये कोई सपना है जो उसे बार बार हॉन्ट कर रहा है। वो तुरंत ही एडी के पास चली गई और उसे इन सारी चीजों के बारे में बताया। एडी ने भी सब कुछ महसूस किया था तो वो उन चीजों पर भरोसा कर लेता है। दोनों अब बाहर जाकर बैठ जाते हैं और एना तो डर के मारी यही बोल रही थी कि शायद हम मर चुके हैं, हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं जहां हमारा दिमाग अलग तरीके से काम कर रहा है। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि ये हमारी ही दुनिया है, लेकिन इस दुनिया के ऊपर कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। शायद उनका दिमाग कुछ बताना चाहता है या फिर कोई एक्सटर्नल एंटिटी है जो पृथ्वी पर पहुंच चुकी है और उसने बाकी इंसानों को मार दिया है। एडी बार बार एना को समझाता है कि हम इससे बचने का रास्ता ढूंढ लेंगे, सिर्फ हमें अपनी हिम्मत बरकरार रखनी है। ये सारी चीजें समझाते हुए एडी अब निकल पड़ा उसी काले धुएं के पास, यानी जिस रास्ते पर वो काला धुआं आगे बढ़ रहा होता है। एडी उस काले धुएं की स्पीड और कई सारी चीजों पर रिसर्च कर रहा था। उसने एक पट्टी भी ली और ये देखना स्टार्ट किया कि वो धुआं कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है और कितने समय में वो पूरे बचे हुए शहर को अपने कब्जे में ले लेगा। एडी ने मैप पर भी अच्छी तरीके से निशाना लगाया कि शहर में अभी सबसे बीच वाला हिस्सा कौन सा है, यानी वो सबसे ज्यादा से बीच वाले हिस्से पर ही रहेंगे। कई देर तक उसकी ये रिसर्च जारी रही और आखिरकार वो वापस आ जाता है एना के पास। जितनी चीजों के बारे में एडी को पता चला है, वो कहता है कि 3 से 4 दिनों के अंदर ये पूरा धुआं पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लेगा। यानी इतने दिनों के अंदर अंदर उन्हें पता लगाना है कि इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि अगर वो उस धुएं के अंदर चले गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एना और एडी के पास सच में बहुत कम समय बचा हुआ है। पता नहीं वो क्या करेंगे, लेकिन उनका मरना तो तय लग रहा है। फिलहाल के लिए उन दोनों को काफी अच्छी तरीके से सरवाइव करना होगा, तो वो शहर के किसी बड़े सुपरमार्केट में चले गए ताकि वो कई सारे सामान इकट्ठा करके रख सके। अपने जरूरत की चीजें लेने के बाद उन्हें सिर्फ यही देखना है कि शहर के बीचों वाला हिस्सा कौन सा है। अब वो दोनों इन चीजों पर बात कर ही रहे थे, तभी एना को कुछ याद आया। वो कहने लगी कि हॉस्पिटल में उसने कुछ तो सुना था, एक ऐसी रिकॉर्डिंग जो कि डॉक्टर की थी। एडी को भी ये स्ट्रेंज लगता है, इसीलिए वो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एना को लेकर उसी हॉस्पिटल में चला गया। हॉस्पिटल में सेम उसी वार्ड में आने के बाद जब उस रिकॉर्डिंग को ऑन किया जाता है तो पता चला कि वो किसी डॉक्टर की थी और डॉक्टर के वर्ड्स उसमें साफ थे कि उन्हें किसी भी हालत में कुछ दिनों के अंदर उठना होगा। अगर वो ठीक नहीं हुए तो उनकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा। अब ये चीजें कैसे रिलेटेड हैं उनसे, ये तो समझ नहीं रहा था, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि कुछ ही दिनों के अंदर वो मरने वाले हैं। एना कंफ्यूज थी और वो कई सारी अजीब बातें करती है, लेकिन एडी समझदार था और वो प्रैक्टिकल चीजें सोचता है। कुछ देर के बाद वो आखिरकार एक कंक्लूजन पर पहुंचा कि वो दोनों मरे नहीं है, बल्कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो वो तब से ही हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और ये जो सारी अजीब चीजें वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उनके दिमाग में हो रहा है। यानी एक्चुअल में वो दोनों कोमा में पहुंच चुके हैं। ये काला धुआं जो उनके चारों तरफ मौजूद है और धीरे धीरे पास आ रहा है, ये अगर उन तक पहुंच गया
तो ऑब्वियसली वो मर जाएंगे, जो कि असली दुनिया में भी सेम वैसा ही होगा। तो अब किसी भी तरीके से उन्हें बचना होगा इस काले धुएं से। दोनों ही अब आसपास घूमते हुए कुछ ऐसे दरवाजे देखने लगे जहाँ से वो निकल सके। लकीली थोड़ी सर्च के बाद वो एक ऐसे दरवाजे के पास पहुंच भी गए जो कि उस काले धुएं से घिरा हुआ था और उसके अंदर से जाने का रास्ता होता है। एडी को लगा कि शायद इसे खोलने के बाद वो वापस अपनी दुनिया में जा पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये होती है कि वो लॉक था और जिस चाबी से उस दरवाजे को खोला जाने वाला होता है वो नीचे गिरी थी। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि वहाँ पर चाबियों का ढेर मौजूद था। उन चाबियों में से सबसे करेक्ट वाली चाबी कौन सी है जिससे दरवाजा ओपन किया जाएगा, ये पता कर पाना एकदम नामुमकिन सा लग रहा है। एना कहने लगी कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर एडी हार नहीं मानता और उन चाबियों को उठाकर ढूंढने लगता है और चेक करता है कि इससे दरवाजा ओपन हो रहा है कि नहीं। लेकिन ये चीजें इतनी आसान भी नहीं थी। एडी ट्राई कर रहा था, तभी एना की नजर एक जंजीर पर गई। वो जंजीर पत्थर से बंधी हुई थी और धीरे धीरे वो हिल रही होती है। एना ने जब एडी को इस बारे में बताया तो वो दोनों उस जंजीर के क्लोज चले जाते हैं और देखने लगते हैं, पर तभी अचानक उस काले धुएं में से कुछ तो गुर्राने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि उस जंजीर को पकड़कर कोई ऊपर चढ़ रहा है। थोड़ी देर में ही रिवील हुआ कि वो एक खतरनाक क्रिएचर है जो इतना खौफनाक है कि किसी को भी पकड़कर मार दे। एडी के पास गन भले ही मौजूद थी, लेकिन वो इस क्रिएचर से लड़ नहीं सकता, इसीलिए डर के मारे वो एना को लेकर वापस कार की तरफ भाग गया। वो सीधा शहर के बीचों बीच वाले हिस्से में निकल पड़ते। अब इन चीजों को एक्सपीरियंस करके एडी एक और कंक्लूजन निकालता है कि शायद ये क्रिएचर हमारे डर का एक हिस्सा है, यानी हमारे दिमाग में जो गिल्ट और जो पीड़ाएं होती हैं उन्हीं की नेगेटिव एनर्जी से ये क्रिएचर बना है। अगर हम उन सारे नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये क्रिएचर बहुत ही भारी मात्रा में बनते चले जाएंगे। फिर तो उन दोनों का यहाँ से बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर एना को और ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए वो दोनों कार लेकर पहुंच जाते हैं शहर के बीचों बीच मौजूद एक शॉप के अंदर। एना तो बार बार कंफ्यूज होकर क्वेश्चंस पूछ रही थी कि क्या ये सच में हमारे दिमाग में हो रहा है। अगर ये रियलिटी में है तो दुनिया पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडराएगा। पर एडी एना को यही कहता है कि फिलहाल हमें उस चीज पर ध्यान देना है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले और वो खतरनाक क्रिएचर से अपनी जान कैसे बचाएं। एना और एडी अपने कई सारी रिसोर्सेस एक जगह पर जमा करके रख देते हैं, लेकिन जब वो दोनों कार लेकर आगे बढ़ रहे थे तभी एडी को अपना घर दिखाई दिया। उस घर के अंदर लाइट्स जल रही थी, इसीलिए वो जाकर देखने लगा। अब यहाँ पर सेम वैसे ही चीजें दिखाई दे रही थी जैसा कि वो रेस्टोरेंट में पता चला था, यानी एडी और एना सच में उसके पास में पहुंच चुके हैं। सब कुछ पहले जैसा हो चुका था और एडी जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो वहाँ उसका बचपन का वर्जन मौजूद था। छोटा एडी तो ड्राइंग्स बना रहा होता है और उसे देखकर तो वो एकदम चौंक गया। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एडी के फादर आते हैं और अपने बच्चे को इस तरीके से पढ़ता देखकर बहुत खुश होते हैं। एडी के फादर ने तो अपने बेटे से साफ कह दिया कि वो पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम्हें कार्निवल लेकर जाएगा, यानी वही बड़ा मेला जिसके पोस्टर्स एडी को मिले थे। बड़े एडी को अभी तक वो मोमेंट याद है कि कैसे उसके फादर उसे लेकर जाया करते थे। वो तो इस पूरे मोमेंट को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। भले ही उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने फादर को बहुत मानता था। अगले ही मोमेंट में पूरा सीन वैसे ही एकदम शांत हो गया और वो सारी चीजें जो पास्ट में देखी जा रही थी वो एकदम ब्लैंक हो गई। लेकिन अब एडी के चेहरे पर कुछ तो अजीब सा महसूस हुआ। उसके हिसाब से अब उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से बचकर अपने असली दुनिया में जाना होगा। वो अपने फैमिली द्वारा बिताए गए इस अनोखे पलों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता, यानी उसे सिर्फ अपनी जान ही नहीं बचानी थी बल्कि अपने बचे हुए फैमिली मेंबर्स के लिए जीना था। एना और एडी अपनी छानबीन वापस से जारी कर देते हैं ताकि उन्हें यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता मिले। उन्होंने सड़क से जाने के बजाय पानी से जाने का डिसाइड किया। हो सकता है कि पानी के अंदर वो काला धुआं न मिले। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़े तब सब कुछ एकदम बेकार हो चुका था, क्योंकि जैसा उन दोनों ने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। काला धुआं पानी में भी उतना ही असर दिखा रहा था जैसा कि नॉर्मल रोड्स पर, यानी इस तरीके से वो पानी में भी नहीं छुप सकते। कोई और ऑप्शन ना मिलने के कारण वो दोनों एना के घर पर आ जाते हैं। एना तो एकदम होपलेस हो चुकी थी और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। एडी भी उस जगह पर आकर कई बातें उसे समझाता है कि हमें अपने डिसीजन पर एकदम अटल रहना है। अगर ये पूरी जगह सच में एक कोमा है तो उन्हें अपने दिमाग को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना सीखना होगा। वो दोनों आपस में कई सारी बातें करते हैं जिसमें कि एना ने अपने सपने के बारे में बताया। वो एक बहुत ही बड़ी एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन जब से उसकी आंट की मौत हुई तो वो पूरी तरीके से टूट गई। उसका सपना एकदम अधूरा रह गया। एडी भी अब एकदम कंफर्टेबल होकर उसे अपने बचपन के सपने के बारे में बताता है कि वो कैसे एक कार्टून राइटर बनना चाहता था। हालांकि अभी भी वो अपने सपने को चेस कर रहा है, लेकिन उस ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंच पाया।
दोनों ही एक मोमेंट पर इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि अगली सुबह वो यहाँ से निकलने के लिए कुछ सोचेंगे। एडी भी वहाँ से चला गया अपने कमरे के अंदर, लेकिन वो सोता नहीं बल्कि यही प्लान करता है कि कल क्या करना है। लेकिन तभी अचानक उसे एक आइडिया आया। एडी भागते हुए सीधा अपने घर की तरफ गया और अपने कमरे में जाकर कई साल पहले बनाई गई एक कॉमिक उठाई। ये कॉमिक उसने बचपन में ही लिखी होती है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो पता चला कि एडी ने बचपन में ही ये सारी चीजें लिख दी थी। यानी उस कॉमिक के अंदर इस काले धुएं और उस अजीब से दरवाजे का इंक्लूजन था जो कि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने इस दुनिया में देखा है। एडी तुरंत ही उस छोटी सी कॉमिक बुक को उठाकर एना के पास लेकर जाता है। वो इसे समझाने लगा कि कैसे उसने बचपन में ये सारी चीजें लिख दी थी और जो भी यहाँ पर हो रहा है वैसा ही सेम इसमें इंक्लूड है। यानी अगर वो इस कॉमिक बुक को समझ लेंगे तो इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें पता चल सकता है। दोनों ही अब उस कॉमिक बुक को अच्छी तरीके से पढ़ने लगे। उस कॉमिक बुक को अच्छी तरीके से पढ़ते दौरान एडी को अचानक याद आता है कि उसने बचपन में एक ऐसे क्रिएचर के बारे में इंक्लूजन किया था जो इंसानों के मन के अंदर मौजूद दर्द और पीड़ा से बनता है। और अब ऑब्वियस बात है कि जिस दुनिया में वो दोनों फंसे हुए हैं उसमें भी वैसा ही क्रिएचर ने जन्म ले लिया है। यानी वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि हमें पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। इस कोमा की दुनिया में मर गए यानी वो रियलिटी में मर जाएंगे। तो एना और एडी यही आपस में बात करते हैं कि हमें अपने मन पर काबू रखना होगा। पूरी लाइफ में हमारे अंदर जो गिल्ट और पीड़ाएं मौजूद हैं उसे कंट्रोल करना होगा, तब जाकर ही शायद वो उस क्रिएचर से लड़ पाए। दोनों को ये नहीं समझता कि वो कैसे निकलेंगे, लेकिन उन्हें थोड़े थोड़े क्लूज तो मिल रहे होते हैं जिससे वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। फिलहाल वो दोनों साथ में निकल पड़ते हैं उस बड़े से कार्निवल की तरफ जो शहर के एक कोने में बना हुआ था। उस जगह पर बड़े बड़े राइड्स और शॉप दिखाए जाते हैं, इसीलिए वो ये सोच के एंटर कर जाते हैं कि यहाँ पर उन्हें आगे के कुछ क्लूज मिलेंगे। सब कुछ एकदम वापस से 19th सेंचुरी जैसा हो गया था। यानी वो पूरा कार्निवल लोगों से भरा हुआ होता है और सभी मजे कर रहे थे अलग अलग चीजें खरीदने में। एना और एडी आसपास देखते रहते हैं और उसी कार्निवल के अंदर हमें उन दोनों के छोटे छोटे वर्जन दिखाई दिए। यानी 19th सेंचुरी का वो समय जब वो दोनों ही छोटे हुआ करते थे और अपनी फैमिली के साथ कार्निवल में मजे करने आया करते। एडी अपने छोटे वाले वर्जन को देखता है जो कि निशाना लगाने वाला गेम खेल रहा था, लेकिन उसके आसपास कुछ उसके दोस्त थे जो उसे परेशान कर रहे होते हैं। चौंकाने वाली बात थी कि उसी कार्निवल में एना भी अपने आंट के साथ आई थी। वो भी यहाँ से वहाँ घूमकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। एडी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि कुछ बदमाश बच्चे उसके छोटे वाले वर्जन को परेशान कर रहे थे। वो तो उसकी गन छीनकर उसे डेयर देते हैं कि तुम पुरानी वाले हॉस्पिटल के पास जाकर दिखाओ, अगर तुम वापस आ जाओगे तो ही वो मानेंगे कि तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक नहीं हो। छोटी एना और छोटा एडी उसी मोमेंट पर साथ में मौजूद थे और जब वो दोनों रास्ता क्रॉस कर रहे होते हैं तो एक मोमेंट पर उनकी टक्कर भी हुई थी और उस सेकंड के लिए उन्होंने एक दूसरे को देखा भी था। पर उन्हें क्या पता था कि इतने सालों बाद जाकर वो एक साथ मिलेंगे। धीरे धीरे वो पूरा 19th सेंचुरी का माहौल एकदम से बदलने लगा और अचानक जब अजीब तरीके की आवाज आती है तो एना और एडी एकदम चौंक गए। सब कुछ वापस से नॉर्मल हो चुका था। यानी वो कार्निवल एकदम से सुनसान हो जाता है। क्रिएचर की आवाज सुनकर तुरंत ही दोनों भागने लगे और कैसे भी करके एक घर के अंदर छुप जाते हैं। अच्छी बात थी कि एडी के पास गन होती है। उसने गन की मदद से लगातार फायर करना स्टार्ट किया जिससे क्रिएचर कुछ मोमेंट के लिए पीछे हट जाता है। इन चीजों की वजह से एना और एडी को छुपने का मौका मिल गया और वो एक कबर्ड के अंदर चले गए। वो बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे थे क्योंकि वो खतरनाक क्रिएचर ठीक उनके सामने था। वो यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है। पर तभी एडी की नजर गई उस क्रिएचर के चेस्ट वाले एरिया पर। वहाँ पर लिटरली एक चाबी लटकी हुई थी जो हो सकता है कि उसी की मदद से दरवाजा ओपन किया जा सके। थोड़े समय बाद जब वो क्रिएचर चला गया तो एडी और एना के पास एक बहुत ही अच्छा मिशन था। उन्हें कैसे भी करके क्रिएचर को मारना होगा और उसके गले से वो चाबी निकालनी होगी। तुरंत ही अब दोनों एक दूसरे को आइडियाज देते हैं और एक जाल बनाने लगते हैं। एक ऐसा जाल जिससे कि ब्लास्ट होता था। उन्होंने कई सारे एक्सप्लोजिव्स एक जगह पर बांध दिए और एक अपने जैसा पुतला बना दिया ताकि उस क्रिएचर को ट्रिक किया जा सके। रात होने वाली थी और उन्होंने अपना ट्रैप बिछा भी लिया था। सड़क पर उन्होंने पुतला रख दिया और उसके सामने की तरफ एक छोटा सा एक्सप्लोजिव। दोनों बिल्डिंग के टॉप पर मौजूद थे और जलती हुई एरो लेकर तैयार थे उस पर फायर करने के लिए। थोड़ा वेट करने के बाद आखिरकार वो खतरनाक क्रिएचर वहां पहुंच जाता है। वो उस पुतले को देखने लगा और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी एडी ने जलती हुई एरो से निशाना लगाया उस एक्सप्लोजिव के ऊपर, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब इस चीज की वजह से वो क्रिएचर एकदम तैनात हो गया और चारों तरफ देखने लगा। एडी पैनिक हो रहा था। तभी एना ने वो बो एंड एरो उठाया और निशाना लगा दिया उस एक्सप्लोजिव के ऊपर। एक्सप्लोजिव पूरा ब्लास्ट हो जाता है और उस क्रिएचर को भी काफी नुकसान पहुंचा था। वो पूरी जगह धुएं से भर चुकी थी और जब थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां पहुंचते हैं क्रिएचर को देखने के लिए तो क्रिएचर उस जगह पर था ही नहीं। बाद में पता चला कि क्रिएचर मरा नहीं है बल्कि वो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका है। इनफैक्ट उन दोनों ने नोटिस कर लिया था कि क्रिएचर के गले में जो जंजीर बंधी हुई थी वो भी एक्सप्लोजन के कारण टूट चुकी होती है। यानी जो खतरनाक क्रिएचर एक लिमिट तक ही जा सकता था वो अब पूरा आजाद हो चुका है।
यहाँ एना और एडी अपनी जान बचाकर सीधा एक चर्च के अंदर भाग जाते हैं। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और वहीं पर रुकने का डिसाइड कर रहे थे। दोनों कुछ देर के लिए चर्च में मौजूद होकर बातें कर ही रहे थे, तभी एना के हार्ट में काफी ज्यादा दर्द होने लगा। वो एकदम बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसे कि एडी संभाल रहा था। एडी ये बात समझ गया कि जो एना के साथ अभी हो रहा है वो एक्चुअल दुनिया में है, यानी अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया और यहाँ से बाहर नहीं निकले तो एना मर जाएगी। इसीलिए अब बहुत सोचने के बाद एडी यही डिसाइड करता है कि वो अकेले क्रिएचर से लड़ेगा। उसे किसी भी हालत में वो चाबी चाहिए। एडी हिम्मत जुटाकर गन लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन एना उसे अकेले नहीं जाने देती। पर एडी यहाँ उसकी एक नहीं सुनता और सीधा बाहर चला गया। थोड़ी देर तक एकदम सन्नाटा रहा और जब एना हिम्मत करके बाहर निकलती है तो वो देख पा रही थी कि वो खतरनाक क्रिएचर एडी को अपने साथ खींच कर लेकर जा रहा है। वो इस तरीके से एडी को मरने तो नहीं दे सकती, इसीलिए वो भी आगे बढ़ती है, लेकिन अंधकार में उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो यही सोचने लगी कि एडी उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बानी दे दी है। एना अब यहाँ पर एकदम बेबस थी, लेकिन रास्ते में उसे अपना घर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे अपने घर के अंदर गई और पता चला कि फिर से मोमेंट चेंज हो चुका है 19th सेंचुरी में। वो साफ देख पाती है अपने छोटे वर्जन को जो अपनी आंट के साथ खेल रही थी। उसे एंटरटेनमेंट करने का बहुत शौक था, तो उसने पूरी जगहों पर कैंडल्स लगा दिए थे ताकि रोशनी आए और वो बीच में परफॉर्म कर रही थी। एना की आंट भी उस परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा एंजॉय करती है, लेकिन अब जो सच्चाई एना के सामने आने वाली है उसने कभी उसे सोचा भी नहीं था, क्योंकि घर के बाहर कोई और नहीं बल्कि एडी का छोटा वाला वर्जन आ जाता है। उसके साथ कुछ दोस्त भी थे जिन्होंने उसे डेयर दी होती है। वो तुरंत ही अब घर के पास आते हैं और एक पत्थर उठाते हैं। उन्होंने एडी को फोर्स किया था ये करने के लिए। अब एडी जैसे ही उस पुराने हॉस्पिटल की तरफ पत्थर मारने जाता है, तभी उस पत्थर की डायरेक्शन बदल गई। वो सीधा एना के घर में जाकर लग जाती है। खिड़की का कांच पूरी तरीके से टूट चुका था और अचानक हवाएं तेज अंदर जाने लगी। हवा की वजह से लगाई गई कैंडल्स कपड़ों पर लग जाती है और वहाँ पर धीरे धीरे आग फैलने लगी। आग अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि छोटी वाली एना को कुछ समझ में ही नहीं आया और देखते ही देखते आग ने उसकी आंट को पूरी तरीके से चपेट में ले लिया था। और ये वही मोमेंट था जो कि एना समझती थी कि उसकी वजह से उसके आंट की मृत्यु हुई है, लेकिन ये सारी चीजें तो एडी की उस गलती की वजह से हुआ था। वापस अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था और एना के सामने घायल पड़ा हुआ एडी मौजूद था। एडी को भी सब पता चल चुका होता है और वो तो एना से माफी मांग रहा था उस काम के लिए। एना तुरंत ही एडी को पकड़ती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, वो सिर्फ एक हादसा था जिसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। एना को इतना तो क्लियर हो गया कि इतने सालों से जो गिल्ट उसके मन में था वो उसकी वजह से नहीं हुआ होता। एडी ने भी वो गलती मान ली होती है, तो अब सब कुछ क्लियर हो गया है। लेकिन सामने की तरफ फिर गुर्राने की आवाज आई, यानी वो क्रिएचर एना के पास पहुंच चुका था। बट एना इस बार उससे डरती नहीं। उसने अपनी डर और पीड़ा से सामना करने का डिसीजन ले लिया था। क्रिएचर सबसे पहले एना पर झपट्टा मारता है, लेकिन एना उसे उतना ही टक्कर दे रही थी। उसकी पॉजिटिविटी धीरे धीरे क्रिएचर को मारने लगी और अचानक से क्रिएचर नीचे गिरकर मर जाता है। एना ने तुरंत ही उसके बॉडी से वो चाबी निकाली जो उस दरवाजे की होती है, यानी इसकी मदद से ही वो बाहर निकल सकते हैं। कैसे भी करके घायल पड़े हुए एडी को उसने उठाया और चाबी लेकर दरवाजे के पास पहुंची। तुरंत ही एना ने जब उस चाबी को अंदर डाला तो पता चलता है कि दरवाजा ओपन ही नहीं हुआ। आखिर उसने कौन सी गलती कर दी जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पा रही। थोड़ी देर तक ये सारी चीजें वो सोचने पर मजबूर हो गई, लेकिन अब एना ने अपना हाथ और एडी का हाथ साथ में रखा उस दरवाजे की तरफ और उस चाबी को वापस घुमाया। लकीली अब दरवाजा ओपन हो चुका था और वो दोनों वहाँ से होते हुए असली दुनिया में चले गए। अचानक एना की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं और वो उठकर एडी को ढूंढने लगी। नर्स और डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि एडी को डिस्चार्ज मिल चुका है और वो अपने घर पर चला गया। तो तुरंत ही एना ने भी डिस्चार्ज लिया और पहुंच गई एडी के घर पर। एडी के फैमिली मेंबर से पूछताछ करने पर पता चला कि एडी बागीचे में बैठा हुआ है। एना जब उसके पास जाती है तो वो काफी भावुक हो उठी थी, लेकिन एक सच्चाई उसके सामने आई कि एडी को कुछ याद ही नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ वही मोमेंट याद है जब वो लास्ट टाइम बस में मिला था एना से। एना इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई क्योंकि दोनों ने मिलकर इतने कठिन समय को साथ बिताया था। लेकिन जब एना एडी की मदर के पास जाती है तो वो एडी द्वारा बनाई गई कई सारी ड्राइंग्स दिखा रही थी। इस ड्राइंग के अंदर एक लेडी होती है जो कोई और नहीं बल्कि एना ही थी, यानी उस दुनिया में एडी ने जो भी एक्सपीरियंस किया था वो सब लिख देता है उसके अंदर। फिर एना उसी ड्राइंग की मदद से एडी को सब कुछ याद दिलाती है। एडी को सच में अब याद आने लगा था और वो पहचान जाता है एना को और अपने सफर को। दोनों ने आगे की जिंदगी एक साथ बिताने का डिसाइड कर लिया था। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।